BA 4 सैम हिस्ट्री लेसन 3 वीडियो 8 में आपका स्वागत है। अभी तक हम उदारवादियों का तो पूरा ही कर पाए हैं। विचारधारा, कार्यक्रम, कैसे कांग्रेस की स्थापना हुई, कैसे उसमें कांग्रेस की स्थापना में शुरुआती दौर में उनका योगदान था, ये सारी चीजें तो हम पढ़ आए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि इन उदारवादियों के किन कामों ने जो है या कैसी ऐसी समाज में परिस्थितियां बनी जिसके कारण से उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा को बढ़ावा मिलता है। और उसके बाद फिर उग्र राष्ट्रवादी जो होते हैं उनके उदय के कारण हम पढ़ते हैं, और उग्र राष्ट्रवादियों में फिर लाल बाल पाल का उदय हम पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारी वीडियो जो है, इस वीडियो में रहने वाला उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा। तो हम थोड़ा थोड़ा करके करेंगे ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ जाए और आप आसानी से इसको रिवाइज भी कर सकें। तो उग्र राष्ट्रवादियों की विचारधारा में इस वीडियो में हम 6 ही बिंदु कर रहे हैं। तो देखो, उदारवादी तो हम पढ़ के आए थे कि पश्चिमी सभ्यता से बहुत प्रभावित थे। वो चाहते थे कि भारत का जो निर्माण है उसी सिद्धांत पर उनके साधन द्वारा पश्चिमी सभ्यता से ही हो, क्योंकि वे भारतीयों को से श्रेष्ठ उस सभ्यता को मानते थे। तो उदारवादी अंग्रेजी राज को भारत के हित में मानते थे तथा अंग्रेजों से उपयोग करने के पक्ष में थे, परंतु धीरे धीरे इन सब कारणों से उदारवादी दूर होते चले गए थे। कालांतर में उग्र राष्ट्रवादियों का एक वर्ग उभरा जो पश्चिमी सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित न होकर भारतीय सभ्यता और संस्कृति से प्रेरित था। तो ये लोग हिंदू जो सभ्यता थी, ये सारी चीजें हम पॉइंट्स में भी पढ़ेंगे। पहले चलो हम पॉइंट्स से ही शुरू कर लेते हैं। आत्म शक्ति पर बल। उग्र राष्ट्रवादियों का मानना था कि भारतीयों को अपनी दुर्दशा बदलने के लिए स्वयं ही कार्य करना पड़ेगा, स्वयं ही कार्य करना पड़ेगा, खुद मरे ही स्वर्ग मिलता है। ये उदारवादियों से इस बारे में सहमत नहीं किस बारे में कि बार बार प्रार्थना की जाए, बार बार प्रार्थना पत्र भेजे जाए, शिष्टमंडल भेजे जाए, इस बात से सहमत नहीं थे कि ये प्रार्थना पत्र भारत लोगों की दशा जो है सुधार नहीं सकते। लाला लाजपत राय ने इसको भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अंक में भी आ सकता है। बनारस अधिवेशन में उन्होंने कहा था, क्या कहा था उन्होंने 1905 में बनारस में जो अधिवेशन था, ये प्रमुख अधिवेशनों के ऊपर भी एक क्वेश्चन है, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे बाद में। एक अंग्रेज सबसे अधिक घृणा भिखारी से करता है। अंग्रेज जो है घृणा, नफरत जो है किससे करता है? भिखारी से। भिखारी से सबसे ज्यादा वो घृणा करता है। मेरा विचार है कि भिखारी है भी इसी योग्य कि उससे घृणा की जाए, इसलिए हमारा यह कर्तव्य है कि हम अंग्रेजों को दिखा दें कि हम भिखारी नहीं हैं। तो ये इन्होंने कहा। उनका कहना है कि आत्मसम्मान और बलिदान से ही देश का, आत्मसम्मान और बलिदान से ही क्या हो सकता है? देश का, समाज का भला हो सकता है। ये इनका प्रेरणादायी वाक्य था। इसी तरह से बिपिन चंद्रपाल भी स्वावलंबन, अब स्वाव मतलब स्वयं पर अवलंबन, स्वयं का ही सहारा जो है सबसे सर्वोत्तम है। स्वावलंबन पर उन्होंने बल दिया। मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहता हूँ, जितने वीडियो बनी उनमें आपको कोई देखने में या सुनने में कोई परेशानी आ रही है तो मुझे बताएं कि आवाज़ अगर साउंड सही नहीं आ रही है, मुख्य चीज़ साउंड होती है। अगर आवाज़ में, ध्वनि में, साउंड में कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताएं। सॉरी। उन्होंने कहा था कि राष्ट्रीय शक्तियों को संगठित कर किसी भी शक्ति को झुकने के लिए बाध्य किया जा सकता है। संगठित होकर किसी भी शक्ति को झुकने के लिए हम बाध्य कर सकते हैं। अंग्रेजों को भी किया जा सकता है। आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता को स्वराज प्राप्त करने का आधार मानते थे वो। ये इनका कथन है, आत्मशक्ति व आत्मनिर्भरता को से ही क्या है? स्वराज प्राप्त किया जा सकता है।
ये देखो हमने यहाँ लाला जी के बारे में पढ़ा, यहाँ से हम बिपिन जी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान रखें आप। उनका प्रसिद्ध कथन था, यदि सरकार मेरे पास आकर कहे कि स्वराज ले लो तो मैं उपहार के लिए धन्यवाद देते हूँ उनसे कहूंगा कि मैं उस वस्तु को स्वीकार नहीं करता जिसको प्राप्त करने का सामर्थ्य मेरे अंदर नहीं है। मतलब मैं ऐसे उपहार नहीं लूंगा। कितनी बड़ी बात थी। अब तिलक जी का जिक्र आएगा। लाल बाल पाल में 3 थे तो 2 का हो गया। तो तिलक जी ने क्या कहा इस सारे में कि आत्मनिर्भरता पर बल देते हुए कहा था कि हमारा आदर्श दया याचना नहीं है, दया याचना नहीं मांगेंगे हम, बल्कि क्या है, आत्मनिर्भरता है। इसी तरह से अरविंद घोष बहुत बड़े नेता हुए, आध्यात्मिक नेता भी हुए। उन्होंने कहा वास्तविक शत्रुता क्या है, वास्तविक शत्रु कौन है हमारा, कायरता है, स्थिरता है, कमजोरी है, ये हमारी यही शत्रु है। उनके अनुसार बलिदान की आवश्यकता होगी और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। देश अपने पराक्रम और शक्ति से ही विदेशी शासन का विरोध कर सकता है। टैगोर ने आत्मशक्ति तथा आत्मनिर्भरता की विचारधारा की व्यापक व्याख्या की है। स्वदेशी उद्योग, टैगोर जी ने कहा है, ये टी से याद रह जाए आपको। स्वदेशी उद्योग हो, राष्ट्रीय शिक्षा हो, हमारे मेले हो, जन जागरण हो, राजनीति में मातृभाषा का प्रयोग हो, ये सारी चीजें हम करें, ये भी हमारी आत्मशक्ति को ही प्रदर्शित करेंगी। इस सारे से आत्मशक्ति का क्या होगा, जागरण होगा। इस प्रकार उदारवादी उग्र राष्ट्रवादी आत्मशक्ति के सिद्धांत में विश्वास रखते थे और स्वराज को प्राप्त करने के लिए आवश्यक समझते थे। दूसरा बिंदु है विदेशी राज भारत की दुर्दशा का प्रमुख कारण। तो ये दुर्दशा का प्रमुख कारण क्या था, विदेशी राज। इसको भी समझेंगे हम। उदार राष्ट्रवादी पश्चिम के संपर्कों को देश को आधुनिक बनाने के लिए अनिवार्य समझते थे। इसलिए उनका कहना था कि भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना एक दैवीय संयोग है। उदारवादी क्या मानते थे कि अंग्रेजी जो राज आया है वो क्या है, दैवीय संयोग से हमें मिला है। अंग्रेजी राज को दैवीय संयोग मानते थे, परंतु उग्र राष्ट्रवादी सहमत नहीं थे। सहमत नहीं उग्र राष्ट्रवादी। विदेशी राज्य को भारत की सभी बुराइयों मुसीबतों की जड़ वो मानते थे, अंग्रेजी राज को। इसके कारण भारतीयों का नैतिक पतन हो गया, हीनता की भावना आ गई, हीनता का भाव आ गया। विदेशी राज ही भारत के आर्थिक पतन के लिए भी कौन जिम्मेवार थे, हमारे अंग्रेज ही जिम्मेवार थे। गरीब होते चले गए, जनता अकाल भी नहीं सह सकते थे हम। समाज गरीब होते गए, लोग गरीब होते गए। बड़ी संख्या में भूख के कारण भूखों मरे, ये लिख देता हूं मैं, भूखों मरे। यद्यपि उदारवादियों ने साम्राज्यवाद की आर्थिक व्याख्या प्रस्तुत की, परंतु उनका मानना था कि विचार तो इन्होंने ही दिया, चिंतन तो दिया था, धन का निष्कासन का चिंतन दिया, लेकिन उनका मानना था कि ब्रिटिश राष्ट्र उनकी स्थिति में अवश्य परिवर्तन करेगा। किनका, उदारवादियों का। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए उग्र राष्ट्रवादी किसी तरह का संबंध नहीं चाहते थे। मुक्ति के लिए वो संघर्ष का जो मार्ग है उसके पक्ष में थे कि संघर्ष का मार्ग अपनाया जाए और अपने आप को आजाद किया जाए।
तिलक ने अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाने की प्रेरणा दी और शिवाजी उत्सव भी मनाने की प्रेरणा दी। विदेशी राज को भारत की संस्कृति, आध्यात्मिक, नैतिक, राजनीतिक और आर्थिक पतन के लिए जिम्मेदार मानते थे, उसे समाप्त करने के पक्ष में आखिर में सब उग्र राष्ट्रवादी हो गए। तीसरा बिंदु है स्वराज। ये विचारधारा है इनकी, विदेशी राज को ऐसा मानना, आत्मशक्ति पर बल और स्वराज। सभी समस्याओं का जो निदान है, समाधान है, वो किसमें दिखा इनको? स्वराज में। किनको? उग्र राष्ट्रवादियों का। तिलक का एक प्रमुख नारा था, तुम्हें पता होगा, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे मैं लेकर रहूंगा। याद होगा, इंपॉर्टेंट है, 2 अंक में भी आ सकता है। और उन्होंने क्या कहा? स्वराज अथवा स्वशासन स्वधर्म को पूर्ण करने के लिए परम आवश्यक है, परम आवश्यक है, सबसे जरूरी है, ऐसा उन्होंने कहा। स्वराज के बिना कोई सामाजिक सुधार, कोई औद्योगिक विकास, कोई उपयोगी शिक्षा संभव नहीं और न ही राष्ट्रीय जीवन संपूर्ण हो सकता है। यही हम चाहते हैं कि इसी के लिए ईश्वर ने मुझे इस संसार में भेजा है, ताकि वह पूर्ण हो सके। ये कथन है, इसको आप थोड़ा बहुत याद जरूर कर लें, कुछ कथनों को। और इसको आध्यात्मिक स्वरूप उन्होंने दे दिया, भगवान का नाम देके कि उन्होंने मुझे यहाँ पर भेजा है, इस प्रकार की बातें कर। ऐसे ही विचार लाला जी के भी थे, लाला लाजपत राय जी के। उनके अनुसार जैसे दास गुलाम होता है ना, दास की आत्मा नहीं होती, इसी प्रकार दास जाति कोई आत्मा नहीं। आत्मा के बिना मनुष्य केवल क्या है? पशु समान है। इसलिए उसको स्वराज उसको मिलना जरूरी है। इतनी बात इन्होंने कही। स्वराज इन्होंने कहा परम आवश्यक है। अरविंद घोष ने भी स्पष्ट कहा, इस बारे में व्याख्या की। स्वराज का अभिप्राय राजनीतिक स्वतंत्रता कहा। राजनीतिक स्वतंत्रता एक राष्ट्र का जीवन श्वास है। कैसा है? जीवन श्वास मतलब सांस है, उसकी प्राण है, एक राष्ट्र का प्राण है। बिना राजनीतिक स्वतंत्रता के सामाजिक और शैक्षणिक सुधार, औद्योगिक प्रसार, एक जाति की नैतिक उन्नति इत्यादि की बात सोचना मूर्खता की चरम सीमा है। मतलब इसके बिना क्या है? कोई फायदा नहीं किसी चीज का। ये सब बकवास बातें हैं। स्पष्ट है कि अरविंद स्वराज को पूर्ण स्वतंत्रता का दर्जा मानते थे, वहीं तिलक स्वराज को अपना शासन स्वीकार करते थे। परंतु कुल मिलाकर प्रारंभ में वो राष्ट्रवादी स्वराज को सभी कष्टों को समाप्त करने तथा प्रगति के लिए अनिवार्य तत्व मानते थे। वो राष्ट्रवादी स्वराज सबसे जरूरी चीज है। स्वदेशी में विश्वास था। महत्वपूर्ण स्थान इस विचारधारा में था स्वदेशी का। स्वदेशी से अभिप्राय अपने देश की मात्र अपने देश में बनी हुई वस्तुएं खरीदना नहीं था, बल्कि एक पूर्ण विचारधारा थी। इसमें कई आयाम थे। अपने देश की सभ्यता और संस्कृति में विश्वास रखना भी स्वदेशी ही था। राष्ट्र गरिमा, सम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा करना बताया स्वदेशी को। स्वदेशी का अभिप्राय वो जो है आत्मनिर्भरता से भी मानते थे। आर्थिक क्षेत्र में स्वदेशी का अर्थ देशी उद्योगों को बढ़ावा देना भी स्वीकार किया गया। रचनात्मक स्वदेशी में राजनीति पर भीख मांगने की नीति का परित्याग कर स्वदेशी उद्योगों की स्थापना पर बल दिया गया। राष्ट्रीय विद्यालय बनाए जाएं, अपनी शिक्षा दी जाए, अपनी भाषा में दी जाए, ग्राम सुधार के कुछ कार्यक्रम किए जाएं, ये भी इसका अंग था। रविंद्रनाथ ने भी स्वदेशी को पारंपरिक हिंदू समाज के पुनर्गठन के साथ जोड़ा। ग्राम समुदाय को संगठित कर ग्रामों के लिए उन्होंने रचनात्मक कार्य की रूपरेखा दी। अश्विनी कुमार दत्त बारीसाल जिले के गांव में अपनी बांधव समिति बनाई। उन्होंने बांधव भाईचारे की समिति, और उन्होंने एक रचनात्मक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। वास्तव में स्वदेशी गांधी जी द्वारा शुरू किए गए रचनात्मक कार्यों का एक पूर्वाभास था।
अभ्यास भी कह सकते हैं, पहले ही एक रिहर्सल थी, पूर्वगामी थे, अग्रगामी थे। वास्तव में स्वदेशी गांधी जी द्वारा ये पूर्वाभास बता दिया है। ऐसा लगता है कि स्वदेशी बॉयकॉट मतलब बहिष्कार के पूरक के रूप में भी विकसित हुआ। सरकार तथा सरकारी संस्थाओं के बायकॉट होता है, मतलब उसको बहिष्कार करना, भाई हम इसका साथ नहीं देंगे, तो अपनाने के लिए प्रेरित किया बॉयकॉट ने भी। जनशक्ति में विश्वास, जैसे हम पढ़ के आए थे कि उदारवादी जनशक्ति में ज़्यादा विश्वास नहीं करते थे, उनके साथ ज़्यादा जो है पढ़ा लिखा वर्ग भी जुटा हुआ था, उनका मानना था कि भारतीय जनता अनपढ़ है। सब हम पढ़ चुके हैं, इस पॉइंट में लिखा हुआ है। तो लेकिन उग्र राष्ट्रवादियों का विचार जो है भिन्न थे। वो केवल उच्च वर्ग के पक्ष में नहीं थे कि कांग्रेस जो है केवल उच्च वर्ग की संस्था रहे, जनता की शक्ति में उनको पूरा भरोसा था। उनका विचार था कि कांग्रेस को अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए संकीर्ण सामाजिक दायरे से बाहर निकलकर सभी वर्गों को शामिल करना पड़ेगा इस राष्ट्रीय आंदोलन में। विवेकानंद के विचार से पूर्ण सहमत थे, जिन्होंने कहा था कि भारत को केवल जन साधारण से ही आशा है। क्या कहा था? जन साधारण से ही आशा है। उच्च वर्ग की तो भौतिक और नैतिक मृत्यु हो चुकी है। उग्र राष्ट्रवादियों का विचार था कि स्वराज प्राप्त करने के लिए आत्म त्याग, बलिदान की जरूरत है, और इसकी अक्षमता, इसकी कैपेसिटी जो है, संघर्ष की कैपेसिटी जो है किस में होती है? आम आदमी में होती है। इसलिए जन आंदोलन में जन साधारण को शामिल करना अनिवार्य है। वे सरकार के समक्ष अपनी मांगे रखना चाहते थे, परंतु उन मांगों के पीछे जनता की शक्ति, मांगों के पीछे जनता की शक्ति, जन साधारण की शक्ति जो है जरूरी होती है। ताकि सरकार मजबूर हो जाए, दबाव में हो जाए। वास्तव में सरकार की बजाय अपना रूप जनता की शक्ति को जागृत करने में, उनको पता सरकार कुछ देने वाली नहीं, लेकिन वो जनता की जागृति के लिए सब कर रहे थे। जन साधारण को जगाने के लिए अनेक तरीके जो है इन्होंने अपनाए। तिलक ने जो है मेलों का आयोजन, उत्सव का आयोजन, बंगाल में जो है स्वदेशी का आंदोलन विशेष चला, ग्राम समितियों की स्थापना हुई। टैगोर ने भी मेलों और यात्राओं का जो है सुझाव दिया। तो ये इन सब से जो है जन जागृति आई, और ये इनका एक बड़ा साधन था जनशक्ति में विश्वास रखने का। उसके बाद आता धार्मिक राष्ट्रवाद में विश्वास। धार्मिक उग्र राष्ट्रवादियों ने देशवासियों को राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करने के लिए धर्म का सहारा लिया, ऐसा कुछ लोग मानते हैं। हो भी सकता है। राष्ट्रीयता को धर्म घोषित कर दिया, ये तो अच्छी बात थी। राष्ट्रीयता को धर्म घोषित करना गलत बात नहीं है, क्योंकि धर्म क्या है? धारण करने वाली चीज, और राष्ट्र की बात को धारण करना उसमें बहुत जरूरी था। सांस्कृतिक जो विरासत थी इस राष्ट्र की, उसकी जो है महानता में विश्वास किया जाना जरूरी था, ऐसा विश्वास उन्होंने दिलवाया। वे जनता में इस सांस्कृतिक विरासत और आध्यात्मिकता के लिए गर्व की भावना, जो हीनता की भावना भर गई थी, गर्व की भावना पैदा करना चाहते थे, और इसमें वो सफल भी हुए, ताकि पश्चिम ने जो अपनी श्रेष्ठता का भ्रम जाल बना रखा है वो मिट जाए। कई प्रतीकों का जो है सहारा लिया गया। अरविंद घोष के अनुसार हमारा उद्देश्य स्वतंत्रता और हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति केवल हिंदू धर्म ही कर सकता है। ये घोष का कथन आप लिख सकते हैं, लिखना चाहें तो। इसके साथ ही
बंकिम चंद्र भी जो है इस पक्ष में थे, विवेकानंद, दयानंद, ये सब बड़े संत और विचारक जो लोग थे। बंगाल में जो है इस दिशा में क्या हुआ, काली और दुर्गा की पूजा शुरू की गई, जिनसे हमें शक्ति मिलती है, जिन प्रतीकों से तो उनको शुरुआत किया गया, उनको विशेष रूप से जो शुरुआत की गई। चल तो रहा था लेकिन बड़े पैमाने पर उनको किया गया। तिलक ने, आपको ध्यान होगा, गणपति और शिवाजी उत्सव, ठीक है। शिवाजी, लाला लाजपत राय भी आर्य समाज से प्रभावित थे, उन्होंने आर्य समाज के माध्यम से ये काम किया। तो ये सब लोग जो थे वास्तव में उग्रवाद राष्ट्रवादी जन साधारण में जो है धर्म के माध्यम से राष्ट्रीय उत्साह जो है पैदा करना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने आध्यात्मिक विरासत, हिंदू धर्म, चिन्ह, प्रतीक, इन सब का सहारा या प्रयोग किया, और उसमें वो सफल रहे और राष्ट्र इसके माध्यम से भी जागृत हुआ। कुछ शक्तियों ने, कुछ दुष्ट शक्तियों ने, कुछ लोगों ने जो है इसका जो है दुरुपयोग किया आने वाले इतिहास में भी और उस समय में भी, कि इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने का जो है एक कलंक समाज पर, देश पर लगा। तो ये वीडियो में हम जो है विचारधारा को समझ गए हैं। उसके बाद तरीके करेंगे हम उग्र राष्ट्रवादियों के तरीके। तो कुछ इसमें जो चीज़ें हैं सामान्य ही हैं, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ चुके हैं, रिपीट बहुत होंगी। अब आने वाली जो वीडियो है 5-4 वीडियो, उनमें कई चीज़ें रिपीट होंगी उग्र राष्ट्रवादियों के बारे में, तो वो आप समझ के कर लेंगे हम लोग।